दोस्तों नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आज की इस वीडियो में। इस वीडियो में हम बात करेंगे सोशल साइंस पेडागोजी हल करने की शॉर्ट ट्रिक। कुछ क्वेश्चंस के माध्यम से आपको हम समझाएंगे कि कैसे गलत ऑप्शंस को हटाना है और सही ऑप्शन तक पहुंचना है। तो कुछ प्रश्न हैं जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, उसके पेडागोजी के क्वेश्चंस हम कराएंगे। इसके अलावा उसके बाद हम 2018 का यहाँ पे आपको पेपर सॉल्व करेंगे, उसमें एनसीईआरटी के द्वारा प्रश्न पूछे गए क्वेश्चंस को हम कराएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। इसके अलावा चैनल पे सामाजिक विषय के अंतर्गत पॉलिटी हिस्ट्री के कुछ वीडियोस हमने अपलोड किए थे, लाखों लोग उसको देख चुके हैं। अगर आपने उन वीडियोस को अभी तक नहीं देखा है, उसमें से आपकी परीक्षा में 25 से 30 क्वेश्चन आने वाले हैं। उसकी प्लेलिस्ट बनी हुई है, नीचे कमेंट बॉक्स में पहले कमेंट में उसका लिंक मिल जाएगा। शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। क्वेश्चन नंबर 1 है आपके सामने, सामाजिक विज्ञान के अध्यापक अध्यापिका का मुख्य उद्देश्य क्या होना चाहिए। पहला ऑप्शन शिक्षार्थियों में प्रतिस्पर्धा जागृत करना। दूसरा ऑप्शन है सभी तत्व जो समाज का निर्माण करते हैं उनके बीच के संबंधों का बोध कराना। शिक्षार्थियों को सामाजिक ऐतिहासिक तथ्य याद कराना। समाज में यथास्थिति बनाए रखने तथा सरकार के सभी निर्णयों को स्वीकार करने के लिए शिक्षार्थियों को तैयार करना। मुख्य उद्देश्य क्या होगा? अगर आप सोशल साइंस पढ़ा रहे हैं एक टीचर होने के नाते, सबसे पहली बात हम तथ्यों को याद नहीं कराएंगे, ये ऑप्शन खत्म हो गया। शिक्षार्थियों में प्रतिस्पर्धा मतलब कंपटीशन बढ़ाएं, हो सकता था, लेकिन ये मुख्य उद्देश्य नहीं है। ठीक है, कंपटीशन एक हद तक जरूरी हो सकता है, लेकिन ये मुख्य उद्देश्य नहीं है, तो ये गलत हो गया। अब आपके पास बचे 2 ऑप्शन। चौथा क्यों गलत होगा? क्योंकि यहां पे कहा जा रहा है बच्चों को इस हिसाब से तैयार करें कि सरकार के वे सभी निर्णय को स्वीकार करें, है ना, तो ये भी गलत है। अब मान लिया सरकार अगर कुछ गलत कर रही है तो क्या हम उन निर्णयों को भी स्वीकार कर लेंगे? नहीं, तो ये बात भी गलत हो गई। और यथास्थिति बनाए रखना, ये भी एक नेगेटिव ऑप्शन है कि यथास्थिति का मतलब क्या हुआ, जैसे को तैसा, जैसा है वैसे ही चलने दें, तो ये भी गलत है। तो यहां पे ऑप्शन आपको सही मिलेगा सभी तत्व जो समाज का निर्माण करते हैं उनके बीच के संबंधों का बोध कराना। यह मुख्य उद्देश्य होगा, जो समाज से जुड़े हैं उनके बीच का जो रिलेशन है उसकी जानकारी दी जाए बच्चों को। तो यहां पे बी ऑप्शन सही होगा। सामाजिक विज्ञान में आकलन का मुख्य उद्देश्य क्या है? अब आकलन का जो उद्देश्य है, जो बाल विकास में आपने पढ़ा है, जो हिंदी में पढ़ा है, वही काम आएगा, कुछ नया नहीं है। आकलन हम क्यों करते हैं? याद करने वाला ऑप्शन गलत हो गया। अगर आपने ट्रिकी वीडियो देखा ढंग से, याद करने वाली बात गलत हो गई। वर्गीकृत और चिन्हित करने वाली बात गलत हो गई, क्योंकि हम बच्चों का आकलन इसलिए नहीं करते हैं ताकि हम फेल और पास का चयन करें और अलग अलग करें, है ना। तीसरा ऑप्शन है शिक्षार्थियों के बीच विभेद को दर्शाने के लिए। या फिर लास्ट ऑप्शन है प्रतिपुष्टि देना तथा मानक स्थापित करना जिसको पाने के लिए वे प्रयासरत रहे। तो इसमें से मुख्य उद्देश्य आकलन का क्या है? 3 ऑप्शन तो हमने हटा दिए, आंसर बचा प्रतिपुष्टि देना। प्रतिपुष्टि का मतलब होता है फीडबैक, अर्थात हम क्या करेंगे, बच्चे को फीडबैक देंगे। जो भी आकलन के बाद आपने जो ऑब्जर्व किया है, जो आपने देखा है बच्चे की प्रगति स्तर का, उससे संबंधित हम फीडबैक देंगे। कहाँ पे सुधार की आवश्यकता है और कहाँ पे आवश्यकता नहीं है, ये फीडबैक देना मुख्य उद्देश्य होता है आकलन का। जैसे आपका वीकली टेस्ट होता है, क्विज होती है, मंथली टेस्ट होता है ना, बच्चों का जो आप टेस्ट लेते हैं, तो उसका उद्देश्य यही होता है कि फीडबैक दिया जाए ताकि जहां पे भी बच्चे को समस्या आ रही है वहां पे बच्चा और वर्क करे और सुधार करे। सामाजिक विज्ञान की कक्षा में फिल्मों को एक प्रभावी शैक्षणिक उपकरण के रूप में उपयोग किया जा सकता है। क्यों? फिल्म का उपयोग क्यों कर रहे हैं हम? तो फिल्म जो है श्रव्य दृश्य दोनों का काम करती है। फिल्में कक्षा के भीतर बाहरी दुनिया को ला सकती हैं, ठीक है। दूसरा ऑप्शन, फिल्में अनदेखे और अनसुने संदर्भों को खोजने की शक्ति, पॉजिटिव ऑप्शन है। तीसरा ऑप्शन है फिल्में ऐसी कहानियों, संवादों और छवियों को सामने लाती हैं जो जीवन में हमसे दूर हो सकती हैं, ठीक है। लास्ट ऑप्शन है फिल्में एक वस्तुनिष्ठ माध्यम है जो छात्रों को एक ही तरीके से लिखा हुआ है यहाँ पे, तो ये गलत हो गया। एक ही तरीके से नहीं, क्योंकि कई तरीके से, क्योंकि हमने आपको ट्रिकी वीडियो में भी बता रखा है अगर ही शब्द मिल जाए तो वो ऑप्शन नकारात्मक बन जाता है, तो ये गलत हो गया। बाकी सही है, कक्षा के भीतर बाहरी दुनिया को लाती है ना, अनदेखे और अनसुने संदर्भों को खोजने की शक्ति से प्रेरित होती हैं, बात सही है। तो यहाँ पे आंसर जाएगा ए बी सी सही। कुछ चीजें ऐसी हैं जो हमसे दूर हो सकती हैं या हो चुकी हैं, उनको भी हम देख सकते हैं, है ना। बहुत सारी चीजें हैं ऐसे आगे भविष्य में
जैसे आप टेलीफोन देख रहे हैं, बेसिक वाला जो पहले होता था वो अब धीरे धीरे कम हो रहा है। एक समय आएगा कि उसका यूज ही बिल्कुल बंद हो जाएगा। तो क्या है, वो टीवी पे आप देख सकते हैं, या डायनासोर विलुप्त हो रहे हैं, जैसे टाइगर की संख्या घट रही है, या जो चीज़ें आप नहीं देख सकते हैं भविष्य में, जो चीज़ें हमसे दूर हो सकती हैं उनको आप टेलीविज़न के माध्यम से देख सकते हैं। तो तीनों ऑप्शन सही है, ए बी सी इसका सही जवाब होगा। कक्षा में मानचित्र के प्रयोग के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? मैप का प्रयोग आप करते हैं। मानचित्र एक सामाजिक राजनीतिक निर्मित है। चिरकाल से उत्तर को सदा सभी सामाजिक राजनीतिक संदर्भों में मानचित्र में ऊपर दर्शाया गया है। मानचित्र एक त्रिआयामी साधन है, जबकि हम 2 आयामी दुनिया में रहते हैं। तीसरा लास्ट ऑप्शन है, शिक्षार्थियों में समय की अवधारणा को विकसित करने के लिए मानचित्र एक सहायक है। क्वेश्चन नंबर 4, यहां पे सही कथन एक ही है, वो है पहला। कहा जा रहा है मानचित्र एक सामाजिक राजनीतिक निर्मित है, क्योंकि देखिए मानचित्र 2 तरीके के होते हैं, एक होता है पॉलिटिकल वाला, राजनीतिक वाला, और एक होता है जो भौगोलिक वाला होता है। ठीक है, तो ये क्या है, इसमें हम पूरा देख सकते हैं कि राजनीतिक एरिया क्या क्या है और सामाजिक एरिया क्या क्या है। ठीक है, यहां पे ये बात गलत कही गई कि हम 2 आयामी दुनिया में है और मानचित्र त्रिआयामी होता है, ये कोई जरूरी नहीं है। तो यहां पे केवल पहला विकल्प सही होगा, आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। शिक्षार्थियों के जीवन से अधिगम को जोड़ने के प्रयास में सामाजिक विज्ञान के शिक्षक को क्या करना चाहिए? विषय वस्तु में विविध सांस्कृतिक दृष्टिकोणों को जानबूझकर एवं स्पष्ट रूप से शामिल करें। अच्छी बात है, विविध शब्द अपने आप में पॉजिटिव होता है, तो पहला ऑप्शन तो सही होगा। इसका मतलब ये हुआ कि जिसमें ए ऑप्शन है वो सही होगा, बी और सी इसमें ए नहीं, हटा दीजिए। अब आपके पास बचे 2 ऑप्शन, अब देख लीजिए बी सही है या फिर सी सही है, इन दोनों में प्रभावशाली कौन सा है। कक्षा में शिक्षार्थियों को निजी एवं पारिवारिक, तो हमें बच्चे की पर्सनल लाइफ से क्या मतलब है, उसके पर्सनल लाइफ में क्या चल रहा है उससे हमें मतलब नहीं है। ए और सी सही हो जाएगा। विविध सांस्कृतिक दृष्टिकोण, और यहाँ पे शिक्षार्थियों को अपने उदाहरणों एवं अनुभवों को कक्षा में साझा करने के लिए मौका दें, ये बात बिल्कुल सही होगी। तो क्वेश्चन नंबर 5 आंसर जाएगा, ए और बी सही है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 6 के लिए। इतिहास पढ़ाते वक्त वंशावली चार्ट का प्रयोग क्यों होता है? वंशावली जो चार्ट होता है ना कि 15 से 26 से ये युद्ध हुआ, फिर उसके बाद ये हुआ, फिर ये हुआ, इसमें ये वंश के लोगों ने शासन किया, इसमें ये किया, इसमें ये किया, तो ये वंशावली जो चार्ट होता है इसका प्रयोग क्यों किया जाता है? किसी साम्राज्य या वंश के वर्धन एवं विकास को चित्रित करने के लिए, अनुक्रम मतलब वही सीक्वेंस, एक क्रम, प्रकारात्मक संबंधों को दर्शाने के लिए, एक कालक्रमिक रूपरेखा देने के लिए, शिक्षार्थियों में स्थान की अवधारणा को विकसित करने के लिए। प्रश्न संख्या 6 आपके सामने। अब देखिए यहां पे जो उत्तर दिए हुए हैं ये 3-3 के ऑप्शन में दिए हुए हैं, तो एक ऑप्शन कोई ना कोई गलत तो होगा ही। चलिए पहले ऑप्शन को एक बार देखते हैं। किसी साम्राज्य या वंश के वर्धन एवं विकास, बिल्कुल सही। वंशावली के माध्यम से हम बता सकते हैं कि पहले कौन वंश आया, इसके बाद किस वंश ने शासन किया, इसके बाद किसने, तो ये तो सही होगा। एक क्रम भी बना रहेगा तो अनुक्रम वाली बात भी सही है। एक कालक्रमिक, एक काल मतलब डेट वाइज, ठीक है, वंशानुक्रम से हमें डेट वाइज भी पता चलता है कि 1700 तक किसने शासन किया, 18वीं सदी में किसने किया, 19वीं सदी में। तो ये 3 ऑप्शन सही है, अर्थात इसका आंसर हम लगाएंगे ए और बी सही है। वंशावली से हम स्थान के बारे में जानकारी नहीं बता सकते वंशावली चार्ट के माध्यम से, तो यहां पे आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट के साथ। दृष्टिबाधित शिक्षार्थियों के साथ कार्य करते समय एक सामाजिक विज्ञान शिक्षक को किस प्रकार से शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में अनुकूलन करना चाहिए? यथोचित विराम तथा पुनरावृत्ति के लिए स्पष्ट एवं उच्च आवाज में बोलना, विविध प्रकार के आकर्षक दृश्यों वाले कार्यपत्रों का प्रयोग करना, मौखिक संकेतों द्वारा कल्पना करने के अवसरों को उत्पन्न करना, कक्षा में चर्चा के दौरान टेक्सटाइल यानी स्पर्श करने वाली सामग्री को शामिल करना। तो यहाँ पे अभी आगे कूट दिए हुए हैं, पहले आप इसमें से देखिए कौन सा अनुकूल होगा दृष्टिबाधित बच्चे के लिए। प्रश्न संख्या 7 आपके सामने। आकर्षक दृश्यों का प्रयोग करने से कुछ होगा, जब बच्चे को दिखाई नहीं पड़ रहा तो बी वाला ऑप्शन हटा दीजिए। बाकी यहां पे कहा जा रहा है संकेतों द्वारा, तो ठीक है भाई, बच्चा देख नहीं सकता लेकिन संकेतों द्वारा अगर कल्पना करने के अगर आप अवसर उपलब्ध करा रहे हैं, वही मौखिक संकेत बोल करके अगर आप कुछ बता रहे हैं, सुन तो लेगा बच्चा, देख नहीं पा रहा, कोई बात नहीं है, यहां पे हम अवसर उपलब्ध करा सकते हैं। ठीक है, और स्पष्ट और उच्च आवाज में बोले, ठीक है। तो यहां पे आपको ये वाला हटा दीजिए, आपके पास ऑप्शन बचा ए और सी और डी।
ठीक है, स्पर्श करके बच्चा सीखेगा जो दृष्टिबाधित है। तो ए, सी और डी यहां पे किस ऑप्शन में है? प्रश्न संख्या 7, तो ये है दूसरे ऑप्शन में। नहीं समझ में आया एक बार फिर देखिए। दृष्टिबाधित बच्चा है तो दृश्य वाले कार्यपत्रों का प्रयोग करना निरर्थक हो जाएगा, हटा दीजिए। दृष्टिबाधित बच्चा अगर आप उच्च आवाज में बोलेंगे, देख नहीं पा रहा है, अगर आप स्पष्ट और उच्च आवाज में बोलेंगे तो सुन करके तो समझेगा, तो ये सही हो गया। ठीक है, मौखिक संकेतों द्वारा कल्पना करने के अवसर को आप उत्पन्न करें। संकेत मतलब ये नहीं कि आप हाथ चला करके ही दिखाएं, मौखिक संकेत बोल करके कुछ आप ऐसे संकेतों में बताएं कि जैसे आपने बता दिया कि किसी चीज को अगर आप टच करते हैं, वो चीज छूने में बहुत सॉफ्ट है तो ये हो सकती है ना, भारी है तो लोहा हो सकता है। इस तरीके से आप संकेत बता सकते हैं। तो ए, सी, डी सही है, इसलिए इसका दूसरा विकल्प सही होगा। सामाजिक विज्ञान शिक्षण में प्रोजेक्ट विधि के कथनों पर विचार करिए। प्रोजेक्ट मेथड, 8वां प्रश्न आपके सामने। एक ऑप्शन यहां पे गलत होगा क्योंकि 3-3 के जोड़े दिए हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। यहां पे कहा जा रहा है पूर्ण रूप से शिक्षक केंद्रित है। प्रोजेक्ट विधि जो है पूर्ण रूप से शिक्षक केंद्रित नहीं है, बाल केंद्रित होती है। बालक को उसकी आवश्यकता, रुचि के हिसाब से प्रोजेक्ट वर्क दिया जाता है। तो सी हटा दीजिए। उपयोगितावादी दृष्टिकोण से प्रेरित है, विद्यार्थियों को खोजी बना देती। क्यों? क्योंकि प्रोजेक्ट देंगे तो बच्चा कुछ खोज करके लिखेगा, अपना नोट करेगा, प्रोजेक्ट तैयार करेगा। स्वनिर्देशित क्रियाकलाप बच्चा खुद करेगा। तो यहां पे एक ऑप्शन को हटा करके बाकी सही है, ए, बी, डी सही है। तो आंसर होगा यहां पे ऑप्शन नंबर 3। अन्वेषण को इच्छुक रचनात्मक दृष्टिकोण से एक सामाजिक विज्ञान की शिक्षिका अपने शिक्षार्थियों को किस रूप में देखेगी? सही विकल्प का चयन करिए। सामाजिक प्रक्रियाओं में खोज, तो खोज को हम वैसे भी कल्पना की भी बात हम करते हैं। अब आपके पास यहाँ पे क्या बचा? समस्याओं के समाधान के लिए सुझावों को कोशिश करने वाले। देखिएगा यहाँ पे ये भी सही है। विवादास्पद मुद्दों को उच्चतर शिक्षा के साथ चर्चा करने के लिए स्थगित करना गलत है। चर्चा करना ठीक था, चर्चा करने को हम स्थगित क्यों कर रहे हैं? चर्चा करने के तो हमें अवसर देने हैं। तो ए, बी, सी 3 सही है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे दूसरा सही होगा। सामाजिक विज्ञान के पाठ्यचर्या को अधिक समावेशी बनाने में कौन सहायक हो सकता है? पाठ्यचर्या को जेंडर संबंधित मुद्दों से जोड़ना, आप जेंडर वाले मुद्दों को जोड़ रहे हैं यहाँ पे। दूसरा ऑप्शन देखिएगा, कक्षा में एक रूप निर्देश एवं एक निश्चित, बिल्कुल गलत हो गया। ये तो बिल्कुल गलत हो गया कि आप एक रूप निर्देश दे रहे हैं और एक ही निश्चित शिक्षण शैली का प्रयोग कर रहे हैं, गलत हो गया ये। क्योंकि अगर आपने बहुबुद्धि का सिद्धांत भी पढ़ा है, अगर आपने एनसीएफ भी पढ़ा है, तो उसमें एक ही शैली का प्रयोग नहीं करते हम शिक्षण में, अपने कई तरीके से पढ़ाते हैं। जिस तरीके से आवश्यकता होती क्लास में, जिस तरीके से टॉपिक होता है, उस तरीके से हम पढ़ाते हैं। आपको अधिक समावेशी बनाना है। समावेशी बनाना मतलब सबको एक साथ लेकर के चलना है। लिंग, धर्म, जाति, किसी भी आधार पर भेदभाव नहीं करना है। यहां पे कहा जा रहा है एक परीक्षा पत्र सभी के लिए, मतलब सभी के लिए एक ही जैसी परीक्षा पत्र। तो ये क्या सही होगा? अगर हम मान भी लें कि अगर हम एक जैसी परीक्षा, यहाँ पे परीक्षा नहीं लिखा है, परीक्षा पत्र लिखा है, ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम मान भी लें कि ये सही है, तो हमारे पास ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है कि हम 3-3 का कपल लेकर के चलें। यहाँ पे दिया हुआ है बी, सी, डी, ये हो नहीं सकता क्योंकि हमें देखिए कौन सा सहायक आपको देखा जा रहा है, तो ये तो गलत हो गया। अब आपके पास ऑप्शन बच रहे हैं कौन कौन से? ए सही है और विभिन्न स्रोतों को शामिल करना भी सही, तो ए और सी यहाँ पे सही हो जाएगा। आंसर हम लगाएंगे ऑप्शन नंबर 2 के साथ। अगला देखिए, विद्यार्थियों को विवेचनात्मक होना क्यों सीखना चाहिए? कमियों को इंगित करने के लिए, समाज में यथास्थिति बनाए रखने के लिए, ये समझने के लिए कि उनकी खुद की जिंदगी, मुद्दे उनकी खुद की जिंदगी से कैसे जुड़े हुए हैं। सबसे अच्छा है यहाँ पे बच्चा क्या है, खुद पे फील करेगा, खुद से जोड़ करके देखेगा। तो यहाँ पे तीसरा विकल्प सही होगा, ऑप्शन नंबर 3। निम्नलिखित उदाहरणों में विविधता को दर्शाने वाले उदाहरण का चयन करिए जिसमें विविधता की बात कही जा रही हो। बहुत आसान क्वेश्चन है ये, इससे आसान नहीं मिलेगा आपको। और ये प्रश्न जो आप पढ़ रहे हैं ये 19 में पूछे गए हैं सीटेट की परीक्षा में। सरोज को स्कूल जाने का मौका मिले जबकि निर्मला को नहीं, तो ये तो बात गलत हो गई भाई, भेदभाव हो रहा है। एलन एक गरीब परिवार से जबकि साइमन का परिवार बहुत अमीर है। क्या लग रहा है आपको, ये सही है? नहीं, यहाँ भेदभाव हो रहा है। आपको विविधता चयन करना है। रघु सुरेश को फुटबॉल की टीम में शामिल नहीं करना चाहता क्योंकि वे समाज के खास समुदाय से आता है, यहाँ पे भी गलत। परितोष को अच्छी बंगला आती है, वहीं सुचिता जो है हिंदी बोलती है, यहाँ पे विविधता है ना, किसी को बंगला आ रही है, किसी को हिंदी आ रही है, तो यहाँ पे विविधता है। आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4।
एक स्कूल के सामाजिक विज्ञान के शैक्षणिक भ्रमण में जीरो, बोमडिला, नामदफा राष्ट्रीय उद्यान, तवांग तथा लिशांग गांव को शामिल किया गया। किस माध्यम से विद्यार्थियों को आप भ्रमण किए गए 2 राज्यों को। अब आपसे ये पूछा जा रहा है कि नामदफा राष्ट्रीय उद्यान, तवांग, लिशांग ये कहाँ से संबंधित हैं। तो आपको पता होगा नामदफा जो है ये अरुणाचल प्रदेश से संबंधित है। अब अरुणाचल प्रदेश किस ऑप्शन में है, एक ही ऑप्शन ऐसा है, आप लगा दीजिए अरुणाचल प्रदेश और मणिपुर। एक मानचित्र पर दिखा करके आप ये सब कुछ बच्चे को समझा सकते हैं कि यहाँ पे बोमडिला है, यहाँ पे नामदफा है, यहाँ पे तवांग गांव है, यहाँ पे लिसांग गांव है, ऐसे आप समझा सकते हैं। क्योंकि नामदफा राष्ट्रीय उद्यान जो है ये पूर्वी हिमालय जैव विविधता स्थल का सबसे बड़ा संरक्षित क्षेत्र है और ये पूर्वोत्तर भारत में अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। बोमडिला दर्रे की बात करें तो ये भी अरुणाचल प्रदेश के तवांग और तिब्बत को जोड़ता है। यहाँ पे तवांग की बात कही जा रही ना, तो ये अरुणाचल प्रदेश की बात है यहाँ पे, और यहाँ पे इसीलिए इसका आंसर क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 के साथ। सामाजिक विज्ञान की समसामयिक समझ अध्यापकों को निम्नलिखित सभी को करने को प्रोत्साहित करती, केवल इसको छोड़ के। मतलब आपसे प्रश्न क्या पूछा जा रहा समझिए, सामाजिक विज्ञान की समसामयिक समझ अध्यापकों को निम्नलिखित में से किसको प्रोत्साहित नहीं करती, ये आपसे प्रश्न पूछ रहा है, क्योंकि लिखा है ना केवल इसको छोड़ करके। तो यहां पे कहा जा रहा है स्वयं के अनुभव, ये तो बात सही है। प्रश्नों के समान उत्तर देने के लिए, देखिए प्रश्नों के समान उत्तर का मतलब सभी बच्चे एक जैसे उत्तर दें, नहीं, ये गलत हो जाएगा, और जो गलत है वही इसका सही है, क्योंकि क्वेश्चन आपसे नेगेटिव फॉर्म में पूछा जा रहा है। तीसरा क्यों सही है, क्योंकि यहाँ पे कहा जा रहा है कि शिक्षार्थियों को दिए गए विषय वस्तु पर प्रश्न बनाने की क्षमता के साथ प्रशंसा करना। बहुत अच्छी बात है भाई, अच्छा कार्य कर रहा है अगर हम उसकी प्रशंसा कर रहे हैं, है ना, यहाँ पे भी हम अवसर दे रहे हैं। तो ये सब क्या है, पॉजिटिव है, ये निगेटिव है, और निगेटिव ही आपसे पूछ रहा था केवल इसे छोड़ करके। तो आंसर क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 के साथ। नहीं समझ पाए, देखिए केवल इसको छोड़ करके, मतलब एक ऐसा ऑप्शन है जो सामाजिक विज्ञान की समसामयिक समझ के लिए प्रोत्साहित नहीं करता। यहां पे क्यों नहीं कर रहा है, क्योंकि समान उत्तर देने के लिए आप कह रहे हैं। हम एक जैसा उत्तर देने के लिए हम बात नहीं करते कि सभी बच्चे एक जैसा रटा रटाया उत्तर दें। सभी बच्चे अपनी अभिव्यक्ति करें, अपने शब्दों में उत्तर को देंगे तो वो ज्यादा बेहतर होगा। निम्नलिखित में से जेंडर रूढ़िवादिता का उदाहरण नहीं है। सिर्फ लड़कों को फुटबॉल टूर्नामेंट के लिए, ये तो है, सिर्फ लड़कियों को, ये भी है। हालांकि लड़के कक्षागत चर्चा में दबदबा बनाने का प्रयास करते हैं, लेकिन लड़कियों एवं लड़कों दोनों की सहभागिता को प्रोत्साहित किया जाता है। सही हो गया, यही सही है, क्योंकि इसमें दोनों की बात कही जा रही। तो 15वां का तीसरा विकल्प सही होगा। यहाँ पे हम अलग अलग कर रहे हैं, अलग अलग पंक्ति में बैठा रहे हैं, तो ये गलत है, क्योंकि पूछ क्या रहा है, जेंडर रूढ़िवादिता का उदाहरण नहीं है। जिसमें भेदभाव किया जा रहा है वो उदाहरण है, जिसमें भेदभाव ना किया जा रहा वो उदाहरण नहीं होगा। अगला देखिए, सामाजिक विज्ञान शिक्षण को प्रभावी बनाने के लिए क्या आवश्यक होगा, किस तरीके से आप अपने शिक्षण को प्रभावशाली बनाएंगे। अतीत के सभी सांस्कृतिक प्रथाओं को बनाए रखना, साहित्यिक स्रोतों का समालोचनात्मक विश्लेषण करना, चाहे वो कितनी भी पुरानी हो, सभी गैर शाब्दिक स्रोतों का निष्कासन करना, स्रोतों के ट्राई एंग्लूशन यानी त्रिकोणीय को प्रमुखता देना। अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया, कर दीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको क्लास का मैसेज मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 आपके सामने, यहां पे आंसर होगा बी और डी सही है, अर्थात साहित्यिक स्रोतों का समालोचनात्मक विश्लेषण करें, चाहे वो कितनी भी पुरानी हो, आपको विश्लेषण करना होगा। जो साहित्य स्रोत हैं जहां से हमें पता चलता है कि कौन कौन सी चीजें हमारी पहले थी, चली आ रही, जो आपने पढ़ी हड़प्पा की खुदाई में, मोहनजोदड़ो, सब जो आपने इतिहास पढ़ा है उसका विश्लेषण करिए, कितना भी पुराना हो। ठीक है, ये सबसे अच्छा तरीका है। और डी में कहा जा रहा है स्रोतों के ट्राई यानी त्रिकोणीय को प्रमुखता देना, ये भी अच्छी बात है। यहाँ पे आप ऑल ओवर देख रहे हैं, है ना, तो यहाँ पे बी और डी दोनों सही होगा। निष्कासित करना गलत हो जाएगा, हम निकालेंगे क्योंकि गैर शाब्दिक स्रोत है, गैर शाब्दिक है, कुछ ना कुछ तो निशान या कुछ संकेत तो हमें मिलते हैं, निष्कासित नहीं करना है। आगे बढ़ते हैं। कक्षा में सामाजिक न्याय के प्रति संवेदनशीलता को प्रोत्साहित किया जा सकता है, कैसे करेंगे। सामाजिक न्याय, देखिए दंड देने की बात कही जा रही, गलत हो गया ना, चर्चा में शामिल करना अच्छी बात है। ये भी सही है, शामिल कर रहे हैं, ये भी सही है, तो एक ही गलत है यहाँ पे, उसको हटा दीजिए, बाकी ए बी सी सही है, अर्थात इसका दूसरा विकल्प सही होगा। क्वेश्चन नंबर 18, इतिहास शिक्षण शास्त्र प्रयास करेगा, क्या प्रयास करेगा,
सही विकल्प इसमें से आपको चुनना है। ये जो सही विकल्प लिखा है ये ऑप्शन के बाद लिखा था, बट हमने इसको थोड़ा एक साथ लिख दिया है। क्वेश्चन नंबर 18, इतिहास का निर्माण स्रोतों पर आधारित होता है, बात तो सही है। इतिहास सामाजिक प्रक्रियाओं में निरंतरता और बदलाव को खोजे, ये भी बात सही है। इतिहास व्याख्यानों के विवेक से संलग्न हो तथा प्रमुख समुदाय के विचारों को अनुमोदित करे। देखिए व्याख्या इसमें भी ज़्यादा जरूरी नहीं होती क्योंकि ये प्रामाणिकता की बात करता है। इतिहास घटनाओं को एक साल विशेष के सामाजिक राजनीतिक संदों में रख करके देखें, ये भी बात सही है। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 18 आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर 2 के साथ। A, B, D, C गलत है, बाकी सारे सही हैं, तो इसका दूसरा विकल्प सही होगा। पेडागोजी क्वेश्चंस को हल करने का तरीका आपको कुछ कुछ समझ में आ गया होगा। इसी तरीके से आप क्वेश्चंस को हल करेंगे। अब यहाँ पे हम 2018 में पूछे गए प्रश्नों को हम डिस्कस करेंगे जो कि कंटेंट वाले क्वेश्चंस होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो को अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया लाइक करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन करें। क्वेश्चन नंबर 31 है आपके सामने, वात दिग्दर्शी का प्रयोग क्या मापने के लिए किया जाता है? वायु वेग, वायु दाब, वायु दिशा या फिर वायु तापमान। प्रश्न संख्या 31 आपके सामने। तो वात दिग्दर्शी का प्रयोग वायु दिशा को मापने के लिए किया जाता है, आंसर होगा यहाँ पे तीसरा विकल्प। अगला प्रश्न देखिएगा, वायुमंडल की निम्नलिखित में से कौन सी परत रेडियो तरंगों के संचरण में मदद करती है? समताप मंडल, मध्य मंडल, बाह्य वायुमंडल या फिर बहिर्मंडल। क्वेश्चन नंबर 32 आपके सामने। तो यहाँ पे परत पूछ रहा है, आंसर जाएगा बाह्य वायुमंडल। ये जो परत है ये रेडियो तरंगों के संचरण में मदद करती है। अगला प्रश्न देखिएगा, पृथ्वी की विभिन्न परतों को क्रम में आंतरिक से बाहरी तम परत तक पहचानिए। तो पृथ्वी की परत में आपको पता होगा कि सबसे ऊपरी परत को हम क्या कहते हैं। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इस फिगर को भी आप देख सकते हैं। तो सबसे ऊपरी परत को हम क्या कहते हैं, अगर आपको पता है तो आपका आंसर चुटकियों में आ जाएगा। क्यों? क्योंकि सबसे ऊपरी परत को हम क्या कहते हैं? परपटी कहते हैं ना, परपटी कहते हैं। तो यहाँ पे आंसर क्या जाएगा? परपटी लास्ट में सबसे किस में है? सबसे लास्ट में यहाँ पे है। तो आंतरिक क्रोड होगा, फिर बाहरी क्रोड, मेटल, फिर सबसे ऊपर क्या होगा? परपट्टी। क्रम आपको ध्यान रखना है, आंतरिक से बाहरी क्रम। अगर जस्ट इसका अपोजिट हो जाए, बाहरी से आंतरिक, तो इसका उल्टा हो जाएगा। सबसे पहले परपट्टी आ जाएगा, फिर मेटल, फिर बाहरी कोड, फिर आंतरिक कोड। अगर उल्टा पूछ ले तब पहला ऑप्शन, जिस हिसाब से इस क्वेश्चन को पूछा गया है वहां पे चौथा विकल्प सही होगा। इसको नोट कर लीजिएगा, प्रश्न रिपीट हो सकता है। दी गए आरेख में सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा की स्थिति को ध्यान से देखिए और बताइए कि क्या दर्शा रहा है। तो यहाँ पे स्थिति जो दर्शाई गई है ये एनसीईआरटी कक्षा 8 की किताब से लिया गया है। यहाँ पे आंसर जाएगा लघु ज्वार भाटा। अब इसके बारे में हम आपको बता देते हैं होता क्या है डिटेल से। देखा आपने ये वाला क्वेश्चन कैसे उठाया गया एनसीईआरटी की किताब से। यहाँ पे ये फिगर दिया गया है लघु ज्वार भाटा के बारे में पहला फिगर। हो सकता है अगली बार आपसे वृहत ज्वार भाटा पूछ ले, तो ये माइंड में अपने फिगर रखिएगा। इसमें क्या होता है, सूर्य और पृथ्वी के बीच में देखिए चंद्रमा है, और यहाँ पे क्या है, सूर्य और पृथ्वी। चंद्रमा कहाँ पे है? तो पृथ्वी के ऊपर है। आइए इसके बारे में डिटेल से थोड़ा सा हम चर्चा कर लेते हैं। सूर्य एवं चंद्रमा के शक्तिशाली गुरुत्वाकर्षण बल के कारण पृथ्वी की सतह पर ज्वार भाटे आते हैं। जब पृथ्वी का जल चंद्रमा के निकट होता है तो उस समय चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण बल से जल अभिकर्षित होता है, जिसके कारण उच्च ज्वार आते हैं। तो यहां से अगली बार पूछ सकता है कि उच्च ज्वार क्यों आते हैं। ध्यान रखिएगा, इस पॉइंट को अपनी कॉपी में नोट करिए। पूर्णिमा एवं अमावस्या के दिनों में सूर्य, चंद्रमा एवं पृथ्वी तीनों एक सीध में होते हैं। प्रश्न आपसे पूछ सकता है कि ऐसी स्थिति कब आती है जब सूर्य, चंद्रमा एवं पृथ्वी तीनों एक सीध में होते हैं? तो पूर्णिमा और अमावस्या के दिन में। और इस समय सबसे ऊंचे ज्वार उठते हैं, इस ज्वार को वृहत ज्वार कहते हैं। तो ये वृहत ज्वार की कंडीशन हो गई। लेकिन जब चांद अपने प्रथम एवं अंतिम चतुर्थांश में होता है तो पृथ्वी एवं सूर्य का गुरुत्वाकर्षण बल विपरीत दिशाओं में महासागरीय जल पर पड़ता है, परिणाम स्वरूप निम्न ज्वार भाटा आता है। और ऐसे ही ज्वार को हम क्या कहते हैं? लघु ज्वार भाटा। तो ये वाला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, ठीक है। जब चांद अपने प्रथम एवं अंतिम चतुर्थांश में होता है तो पृथ्वी एवं सूर्य का गुरुत्वाकर्षण बल विपरीत दिशाओं से महासागरीय जल पर पड़ता है। यह स्थिति क्या है? लघु ज्वार। इसे जब नदी मैदान में प्रवेश करती है तो ये मुड़ जाती है और बड़े मोड़ बनाकर बहती है, जो कहलाता है।
तो क्या कहलाता है? इसको हम क्या कहते हैं? तटबंध कहते हैं, बाढ़ का मैदान कहते हैं, विसर्प कहते हैं, या फिर चाप झील कहते हैं। जब नदी मैदान में प्रवेश कर रही ऐसे हल्का सा मुड़ जाती है ना, इस मुड़ने को मतलब यहाँ पे जो मोड़ होता है इसको विसर्प कहा जाता है। आंसर होगा 35 का तीसरा विकल्प। अगला प्रश्न देखिएगा, अधिकांश दुर्गम क्षेत्रों में और आपदाओं के समय लोगों को बचाने और भोजन, जल, कपड़े एवं दवाओं को वितरित करने के लिए यातायात का कौन सा साधन सबसे ज्यादा उपयोगी है? वायु मार्ग, रेल मार्ग, सड़क मार्ग, जल मार्ग। क्वेश्चन नंबर 36 सबसे बेहतर माना गया है वायु मार्ग, है ना। मान लिया आपदा आ गई तो रास्ता ठीक नहीं हुआ तो सड़क की गड़बड़ हो जाएगी, या बाढ़ आ गई तब भी ये नहीं, है ना, ये भी। लेकिन वायु मार्ग पे बाढ़ का कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, तो इसलिए इसका पहला ऑप्शन सही होगा। आगे बढ़ते हैं, भूगोल की वह शाखा जो विशिष्ट मानव जनसंख्या की संरचना के विषय से संबंधित है क्या कहलाती है? नगरीय भूगोल, जैव भूगोल, जनसांख्यिकी या फिर मानव भूगोल। प्रश्न संख्या 37, तो इसको हम क्या कहते हैं? जनसांख्यिकी कहते हैं। इधर आप देख सकते हैं क्या कहते हैं? डेमोग्राफी कहते हैं। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न होगा आपकी परीक्षा के लिए। अभी हम आपको फैक्ट वाले क्वेश्चन करा रहे हैं, इसी क्रम में क्वेश्चन नंबर 39 आपके सामने। निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत है? ईंधन, प्राकृतिक गैस, सौर ऊर्जा या फिर कोयला। क्वेश्चन नंबर 39 आपके सामने, तो गैर परंपरागत है यहाँ पे सौर ऊर्जा, बाकी सब क्या है? परंपरागत स्रोत हैं। अगला प्रश्न देखिएगा, ठीक है, 39 का तीसरा विकल्प, विशेष रूप से निर्मित टैंकों और तालाबों में मछली का प्रजनन क्या कहलाता है? सेरीकल्चर, विटीकल्चर, हॉर्टिकल्चर या फिर पीसी कल्चर। तो यहां पे आंसर होगा प्रश्न संख्या 40 के लिए पीसी कल्चर। और अगर हम बात करें यहां पे विटीकल्चर की, तो ये अंगूर के उत्पादन से संबंधित होता है। स्थल का एक सकरा भाग जो दो बड़े स्थलीय भागों को एक दूसरे से जोड़ता है उसे क्या कहते हैं? स्थल का भाग कह रहा है, तो आंसर क्या जाएगा यहाँ पे? स्थल संधि जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। जल का कहता तो जल संधि हो जाता। निम्नलिखित में से कौन सा महाद्वीप आकार में सबसे छोटा है? तो सबसे छोटा कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 42 आपके सामने। देखिए एशिया सबसे बड़ा है, सबसे छोटा आपसे पूछा गया है यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 42 आपके सामने, आंसर जाएगा ऑस्ट्रेलिया। अगला प्रश्न देखिएगा, उच्च प्राथमिक स्तर पर सामाजिक विषय में या सामाजिक विज्ञान में शामिल है, तो मनोविज्ञान तो शामिल नहीं, हटा दीजिएगा। क्या आपने समाजशास्त्र पढ़ा है? बताइए, नहीं पढ़ा, ये भी हटा दीजिए। अब आपके पास ऑप्शन बचे 2, तीसरा और चौथा। तो इतिहास, भूगोल, राजनीति विज्ञान और अर्थशास्त्र आप पढ़ते ही हैं। तो क्वेश्चन नंबर 43 आंसर जाएगा यहाँ पे तीसरा विकल्प। समाजशास्त्र इसके अंतर्गत नहीं आता है। आगमनात्मक अधिगम निम्नलिखित में से किस विधि का विरोधाभासी है? तो आगमनात्मक में आपने पढ़ा होगा, अगर आपने प्राइमरी स्तर का पेपर कभी सॉल्व किया तो वहां पे एक प्रश्न पूछा जाता है, उदाहरण से नियम की ओर चलते हैं। उदाहरण देते हैं मतलब हम बच्चे को समझाते हैं, व्याख्या करते हैं। तो यहाँ पे आंसर क्या जाएगा? व्याख्यानात्मक शिक्षण। अगला प्रश्न है, अनुभवजन्य साक्ष्य किसे कहते हैं या क्या है? क्वेश्चन नंबर 46, जो चीज आपको नहीं मिल रही उसको लिखते चलिए। पहला ऑप्शन है इंद्रियों के माध्यम से वास्तविक दुनिया में एकत्रित आंकड़े, अनुसंधान के लिए एक संख्यात्मक दृष्टिकोण, मेट्रिक इकाइयों में मापे गए आंकड़े, आंकड़ों के संग्रह के विश्वसनीय तरीकों का उपयोग कर एकत्रित आंकड़े। तो अनुभवजन्य साक्ष्य उनको कहते हैं जो इंद्रियों के माध्यम से वास्तविक, अनुभव का मतलब ही क्या है कि वो अपने अनुभव से वास्तविक जीवन से जोड़ करके डेटा जो इकट्ठा किया जाता है वही होता है। तो इसका पहला ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न देखिएगा, भौतिक विशेषताओं के मॉडल प्रतिकृतियां शिक्षण के लिए सबसे अधिक उपयुक्त क्या है? तो भौतिकी का संबंध यहाँ पे किस ऑप्शन से होगा? समझ गए होंगे। यहाँ पे तो इतिहास की बात करते हैं, यहाँ पे हम अर्थशास्त्र यानी रुपए पैसे की बात करते हैं। भूगोल में हम भौतिकी क्षेत्र को देखते हैं। तो यहाँ पे आंसर होगा तीसरा विकल्प, ये पॉलिटी है। इतना आसान प्रश्न है। स्थानीय समाचार पत्र से मौसम की जानकारी का संग्रह किस प्रकार का स्रोत है? प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक, प्राथमिक और तृतीयक दोनों। देखिए स्थानीय समाचार पत्र कह रहा है, आपके यहाँ जो भी आता है दैनिक जागरण, अमर उजाला, तो वो क्या है? द्वितीयक है ना। ये क्या है? द्वितीयक प्रकार का स्रोत है। आंसर होगा यहाँ पे दूसरा विकल्प। अगला देखिएगा, सीखने की अक्षमता वाले शिक्षार्थी किस प्रकार की कक्षा में अन्य छात्रों के साथ सीखते हैं? कितना आसान प्रश्न आपके लिए, बिल्कुल लड्डू प्रश्न है ना। समावेशी जाएगा इसका आंसर, इंक्लूसिव एजुकेशन, जिसको हम समेकित शिक्षा भी कहते हैं। एक यहाँ पे फैक्ट वाला क्वेश्चन इन्होंने पूछ दिया, बट ये भी आपकी एनसीईआरटी की किताब से ही है। कहा जा रहा है सभी बच्चे विकास के समान अनुक्रम, विकास के सिद्धांत आपने पढ़े हैं, विकास के सिद्धांत अगर आपने पढ़े होंगे तो आपके लिए आसान हो जाएगा।
कहा जा रहा है सभी बच्चे विकास के समान अनुक्रम से गुजरते हैं लेकिन सभी विभिन्न दरों से, इसलिए शिक्षक को पूरी तरीके से कक्षा के लिए नहीं बल्कि व्यक्तिगत और छोटे समूह के लिए गतिविधियों की योजना बनानी चाहिए। ये किससे संबंधित है? क्वेश्चन नंबर 50 आपके सामने। तो इनका नाम तो आपने नहीं सुना होगा, आंसर जाएगा जीन पियाजे, क्योंकि जीन पियाजे का संबंध किससे है? बच्चे के संज्ञानात्मक विकास से। इधर आप इंग्लिश वाला देख लीजिए, जे पियाजे हो या जीन पियाजे हो, एक ही बात है। अगला प्रश्न देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 51 है, कक्षा में सहकारी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए? 51 प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 51। विभाजित करना गलत हो जाएगा ना, आपको क्या करना है? चर्चाओं का आयोजन कराना है, तो यहां पे भी आपका पहला ऑप्शन सही होगा। एक आत्मनिर्देशित आत्म अनुशासित सोच जो एक उचित तरीके से गुणवत्ता के उच्चतम स्तर पर तर्क करने का प्रयास होती है, उसे क्या कहते हैं? तर्क करते हैं जहां पे आप। क्वेश्चन नंबर 52 आपके सामने, प्रश्न संख्या 52 उत्तर जाएगा आलोचनात्मक सोच, या फिर इधर हम अगर आपको दिखाएं तो क्रिटिकल थिंकिंग इसको कहते हैं, कॉम्प्लेक्स नहीं होगा। अगला प्रश्न देखिएगा, अजंता गुफा चित्रों में इस्तेमाल किए गए रंग निम्नलिखित में से किस सामग्री से प्राप्त किए गए हैं? क्वेश्चन नंबर 53। तो ये पौधे और खनिज से प्राप्त किए गए, इसका तीसरा विकल्प यहां पे सही होगा। क्वेश्चन नंबर 54 देखिएगा, सबसे पुरानी पांडुलिपियां डैश पर लिखी गईं? ताड़पत्रों पर, पत्थरों पर, कागज पर या फिर लकड़ी पर? सबसे पुरानी पांडुलिपियां ये लिखी गई ताड़पत्रों पर। अगर आपको हिंदी में नहीं समझ में आ रहा तो पाम लीव्स कहेंगे इसको। अगला प्रश्न देखिएगा, मानव इतिहास में निम्नलिखित में से कौन सी अवधि काल सबसे लंबी है? क्वेश्चन नंबर 55 आपके सामने, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल या फिर महापाषाण काल? सबसे अवधि लंबी किसकी है? तो यहां पे आंसर जाएगा पूरा पाषाण काल के साथ पहला ऑप्शन यहां पे सही होगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न के लिए। फैक्ट वाले क्वेश्चंस पे अभी हम ध्यान दे रहे हैं। भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किस एक राज्य में हड़प्पा के नगर सबसे बड़ी संख्या में मिलते हैं? पंजाब, हरियाणा, गुजरात, जम्मू कश्मीर? तो सबसे ज्यादा कहां मिलते हैं? गुजरात में। आंसर होगा यहां पे तीसरा विकल्प। अगला प्रश्न देखिएगा, ऋग्वेद मूल रूप से निम्नलिखित किस भाषा में रची गई थी? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, रिपीट हुआ है ये 2 से 3 बार। क्वेश्चन नंबर 58 आप सबकी स्क्रीन पे, और इसका जो सही जवाब होगा वो होगा संस्कृत भाषा में। इसका तीसरा विकल्प सही होगा। क्वेश्चन नंबर 59 देखिएगा, सीटेड पेपर 2 के लिए हमने कंप्लीट एनसीईआरटी करा दिए, कुछ पार्ट रह गए हैं वो जल्दी अपलोड हो जाएंगे। प्लेलिस्ट का लिंक ऊपर आई बटन में, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, क्लिक करके देख लीजिएगा। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में मगध महाजनपद के पहले शासक थे? महावीर, प्रसेनजीत, बिंबसार या फिर अजातशत्रु? क्वेश्चन नंबर 59 आपके सामने, तो आंसर होगा यहां पे बिंबसार, तीसरा विकल्प सही होगा। निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध धर्म के त्रिरत्नों में से नहीं है? क्वेश्चन नंबर 60 बौद्ध धर्म के त्रिरत्नों में से नहीं है। तो अहिंसा जो है नहीं है, बाकी बुद्ध, धम्म और संघ है, इसलिए इसका तीसरा विकल्प सही होगा। क्वेश्चन नंबर 61 देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन राज्यसभा सदस्यों का चुनाव करता है? राज्यसभा सदस्यों का चुनाव किसके द्वारा किया जाता है? प्रश्न संख्या 61 आपके सामने। तो ये करते हैं विधानसभा के सदस्य अर्थात विधायक। अगला प्रश्न देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 62, भारत द्वारा निम्नलिखित में से किस शासन प्रणाली को अपनाया गया? भारत में किस प्रकार की शासन प्रणाली है? प्रश्न संख्या 62 आपके सामने। तो भारत में क्या होता है? संसद होता है। संसद में लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति होता है। तो संसदीय वाला ऑप्शन यहां पे आप पकड़िएगा, चौथा विकल्प सही होगा। अनुसूचित जातियों के लिए कितने संसदीय निर्वाचित क्षेत्र आरक्षित हैं? प्रश्न संख्या 63 आपके सामने। 84 निर्वाचन क्षेत्र आरक्षित किए गए हैं अनुसूचित जातियों के लिए। भारत में अस्पृश्यता प्रथा के कारण निम्नलिखित में से किस मौलिक अधिकार का उल्लंघन किया जाता है? प्रश्न संख्या 64 समानता का अधिकार। ठीक है, आंसर होगा यहां पे पहला ऑप्शन। भारत के संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं? बहुत बार प्रश्न ये पूछा जाता है, रिपीट होता है कई बार। तो ये संपत्ति का अधिकार, इसको हटा दिया गया है ना। मौलिक अधिकार पहले कितने थे, अभी कितने हैं? एक हटा दिया गया तो अब कितने हो गए? 6 हो गए हैं, पहले 7 थे, तो इसको अब 300A में जोड़ा गया है। ठीक है, संपत्ति का अधिकार हटा दिया गया है। अस्पृश्यता डैश के आधार पर भेदभाव को संदर्भित करती है? शारीरिक विकलांगता, लिंग, जाति या फिर वंश?
प्रश्न संख्या 66 आपके सामने, तो ये जाति के आधार पर भेदभाव को संदर्भित करती अस्पृश्यता। बहुत आसान, मुख्यमंत्री को कौन नियुक्त करता है? तो मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल के द्वारा की जाती है। तीसरा विकल्प यहां पे सही होगा। राज्यपाल को कौन नियुक्त करता है? क्वेश्चन नंबर 68, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, भारत के मुख्य न्यायाधीश या फिर राष्ट्रपति? तो राज्यपाल को राष्ट्रपति महोदय के द्वारा नियुक्त किया जाता है। प्रधानमंत्री का चुनाव कौन करता है? मंत्रियों की परिषद, मुख्यमंत्री, तो मुख्यमंत्री तो नहीं करते हैं, कौन करेगा फिर? सांसद और विधायक करेंगे क्या? देखिए, विधायक नहीं करेंगे, सिर्फ सांसद, क्योंकि सांसद जो है वही बहुमत दल का नेता जो है प्रधानमंत्री चुना जाता है। तीसरा विकल्प सही होगा। निम्नलिखित में से किसको भारत का पहला नागरिक कहा जाता है? बहुत आसान पेपर आया था 2018 में। प्रश्न संख्या 70 आपके सामने, तो राष्ट्रपति को भारत का पहला नागरिक कहा जाता है। निम्नलिखित में से ये हो चुका है क्या? अच्छा, भारत में राज्य का पहला नागरिक, तो राज्य के अंतर्गत क्या हो जाएगा? राष्ट्र में राष्ट्रपति, राज्य में राज्यपाल। 71 का तीसरा विकल्प यहां पे सही होगा। वर्तमान लोकसभा 2014 के बाद वाला, जब ये प्रश्न पूछा गया था तब के हिसाब से आपसे पूछा जा रहा है, क्योंकि 19 में इलेक्शन हुआ था ना, 19/5/24। हाँ, तो ये 2014 के बाद 2019वीं वाला आपसे पूछ रहा है, तो हो सकता है अगली बार 2019 के बाद वाला आपसे पूछ ले। क्वेश्चन नंबर 72 आपके सामने, आंसर होगा यहां पे 16वीं लोकसभा। अगला प्रश्न देखिएगा, भारत का वर्तमान राष्ट्रपति कौन है? तो जब यह प्रश्न पूछा गया था तब कौन थे? क्वेश्चन नंबर 73 आपके सामने, रामनाथ कोविंद। अभी भी यही है ना, बताइए। अगला प्रश्न देखिए, भारत के संविधान में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख नहीं किया गया? प्रश्न संख्या 74। थोड़ा सा भी अगर आपने संविधान पढ़ा होगा, देखिए इनके नाम की बात भी है, सरकार का ढांचा भी है, नागरिकों के अधिकार भी, लेकिन कहीं पे आपने पढ़ा है कि किसी अनुच्छेद में राजनीतिक दलों के नाम की बात कही गई हो कि ये भारतीय जनता पार्टी होगी, ये कांग्रेस पार्टी होगी? ऐसा कुछ नहीं है ना। तो यहाँ पे दलों के नाम फिक्स नहीं किए गए हैं, ये अधिकार जो पार्टी बनाता है उसको है। क्वेश्चन नंबर 74 आंसर होगा तीसरा विकल्प। राज्यसभा में सदस्यों को नामांकित कौन करता है? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश? राष्ट्रपति। बैठक भी यही बुलाते हैं। आंसर होगा यहां पे पहला ऑप्शन। निम्नलिखित में से कौन भारत की संविधान सभा का अध्यक्ष था? संविधान वाला वीडियो देखिएगा, उसमें हमने 50 क्वेश्चन आपको ऑलरेडी कराए हैं। ठीक है, अभी इस वीडियो के एंड में आपको मिल जाएगा, ढूंढना नहीं पड़ेगा, इसलिए इस वीडियो को अंत तक देखिए। क्वेश्चन नंबर 76 आपके सामने, आंसर होगा यहाँ पे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, यहाँ पे स्थायी अस्थायी नहीं लिखा है कुछ भी। अगला प्रश्न देखिए, तो आप राजेंद्र प्रसाद ही लगाइएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक भारतीय गवर्नर जनरल था भारत का? क्वेश्चन नंबर 77, बहुत बार आपने पढ़ा होगा, सी राजगोपालाचारी। भारत का संविधान कब अपनाया गया? यहाँ पे एक क्वेश्चन लोगों के मन में होगा, क्या करंट अफेयर्स के क्वेश्चन आते हैं? क्योंकि इसमें वर्तमान राष्ट्रपति पूछा गया है ना, 14वीं लोकसभा, तो एक दो प्रश्न आ सकता है, उतना तो आप अपडेट है या नहीं है ये जानने के लिए एक दो क्वेश्चन डाले जाते हैं। ये सभी एग्जाम का पैटर्न है, एक दो क्वेश्चन आते ही हैं आउट ऑफ सिलेबस या जो आपके सिलेबस में नहीं है उससे हट करके। क्वेश्चन नंबर 78 आपके सामने, तो 26 नवंबर 1949 को संविधान अपनाया गया। निम्नलिखित में से किसने भारत की रियासतों को एकीकृत करने में महत्वपूर्ण भूमिका या निर्णायक भूमिका निभाई? क्वेश्चन नंबर 79 आपके सामने, तो इसमें महत्वपूर्ण भूमिका थी सरदार वल्लभ भाई पटेल की। निम्नलिखित में से कौन भारत के संविधान की समवर्ती सूची के मामले में कार्य करता है? समवर्ती सूची के बारे में पूछ रहा है। समवर्ती सूची में क्या क्या आ जाता है? दोनों आ जाता है, केंद्र सरकार और राज्य सरकार है, तो यहां पे फर्स्ट ऑप्शन सही होगा। निम्नलिखित में से कौन भारत की संविधान सभा में मसौदा समिति के अध्यक्ष थे? क्वेश्चन नंबर 81 आपके सामने, प्रश्न संख्या 81, मसौदा समिति के अध्यक्ष कौन थे? क्वेश्चन नंबर 81 आंसर जाएगा डॉक्टर BR अम्बेडकर, भीमराव अम्बेडकर। 82वां प्रश्न देखिएगा 82, 18वीं सदी में किसके नेतृत्व में बंगाल धीरे धीरे मुगल नियंत्रण से अलग हो गया? मुर्शिद कुली खान, नादिर शाह, अली वर्दी खान, बुरहान उल मुल्क। क्वेश्चन नंबर 82,
क्वेश्चन नंबर 82 आपके सामने आंसर होगा मुर्शिद कुली खान। 18वीं सदी की बात पूछी जा रही है और किसके नेतृत्व में बंगाल जो है ये मुगल नियंत्रण से अलग हुआ, तो मुर्शिद कुली खान। निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल ने फैसला लिया कि बहादुर शाह जफर आखिरी मुगल सम्राट होंगे, उनकी मृत्यु के बाद किसी भी वंशज को शासक के रूप में पहचाना नहीं जाएगा? प्रश्न संख्या 83। ऑप्शन देख लीजिएगा, ये किसने फैसला लिया था? तो ये फैसला लेने वाले थे लॉर्ड कैनिंग। अगला प्रश्न देखिए, किस गवर्नर जनरल ने घोषित किया कि अवध पर गलत तरीके से शासन किया जा रहा था और उचित प्रशासन सुनिश्चित करने के लिए ब्रिटिश शासन की आवश्यकता थी? लॉर्ड रिपन, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड माउंटबेटन। अब आपको सारे ऑप्शंस दिख रहे होंगे। प्रश्न संख्या 84 आप सबकी स्क्रीन पे आंसर होगा यहाँ पे लॉर्ड डलहौजी। फास्ट रिवीजन कराया जा रहा है आपको। कानपुर के किस शासक ने खुद को पेशवा कहा? बाजीराव प्रथम या बाजीराव द्वितीय में ही आपको डाउट होगा, और ये दोनों ही इसका आंसर नहीं है। नाना साहब ने खुद को पेशवा कहा, आंसर होगा यहाँ पे प्रश्न संख्या 85 का पहला ऑप्शन। कारखाने के विषय में पढ़ाने के लिए सबसे उपयोगी विधि कौन सी होगी? पेडागॉजी का एक क्वेश्चन यहाँ पे। प्रश्न संख्या 86, जो वास्तविक जीवन से जुड़ा हो वो आप देखिएगा, तो यहाँ पे लिखा गया है क्या? किसी औद्योगिक कारखाने की यात्रा आयोजित करना, क्योंकि यहाँ पे बच्चा प्रत्यक्ष रूप में देख करके सीखेगा। एडुशेट क्या है? प्रश्न संख्या 87, तो एक आर्टिफिशियल उपग्रह है, एक मानव निर्मित भारतीय उपग्रह है, आंसर होगा फोर्थ ऑप्शन। पंचवाणी और बीजक में निम्नलिखित में से किस महान हस्ती के छंद? इतना आसान, हिंदी का प्रश्न। बीजक और पंचवाणी देखते ही आप समझ गए होंगे कि यह प्रश्न कबीर जी से संबंधित है, आंसर होगा दूसरा ऑप्शन। एलोरा की गुफा का भित्ति चित्र जिसमें विष्णु को नरसिंह अर्थात पुरुष सिंह के रूप में दिखाया गया है, यह किस काल की कृति है? क्वेश्चन नंबर 89 आपके सामने। प्रश्न संख्या 89 आपके सामने। गुर्जर प्रतिहार काल, राष्ट्रकूट काल, चालुक्य काल या फिर गुप्त काल? क्वेश्चन नंबर 89 आपके सामने। सही जवाब होगा यहाँ पे राष्ट्रकूट काल। अगला प्रश्न देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा संगठन उपनिषद में आस्था रखता है? प्रश्न संख्या 90 आपके सामने। उपनिषद में आस्था कौन रखता है? तो यहां पे आंसर जाएगा ब्रह्म समाज। एक क्वेश्चन रहेगा, बाल विकास निचोड़ वीडियो, ईवीएस निचोड़ वीडियो, इसके साथ साथ संस्कृत का निचोड़ वीडियो का लिंक यहां पे बन करके आ रहा है, क्लिक करके आप देखिए। आपको आपकी परीक्षा के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच।